वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग उपनिवेशवाद एवं देहात के भाग में, तीसरे भाग में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और यह विषय बंगाल से आगे बढ़कर दक्कन यानी महाराष्ट्र के भाग में। तो क्या होता है कि 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में दक्कन इलाके में एक दंगा हो जाता है और ये दंगा क्या होता है कि मूलतः पुणे में शुरू होता है, पुणे और अहमदनगर में। तो यहाँ क्या होता है कि वहां के किसान, मजदूर, आम लोग क्या होते हैं कि साहूकारों के घर के पास जमा हो जाते हैं, उनके गोदामों से, उनके दुकानों से सामान लूट लेते हैं, उसमें आग लगा लेते हैं, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, उनसे अपने ऋण पत्रों की मांग करते हैं, अपने बंध पत्रों की मांग करते हैं और जब वो साहूकार आनाकानी करता है तो उसके घरों में आग लगा देते हैं। स्थिति ये बन जाती है कि इन साहूकारों को, इन ऋण देताओं को, इन शोषकों को अपना जान बचाकर, अपना घर, अपना संपत्ति, अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ जाता है। स्थिति तो इतनी नाजुक हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार को सेना बुलानी पड़ती है। तो यहां हम लोग देखेंगे, इस बात का परीक्षण करेंगे कि आखिर दक्कन में हुआ क्या और आखिर ये दंगा हुआ क्यों, और तो इन तमाम विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है, आप वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले तो अंग्रेज बंगाल में अपना शासन स्थापित करते हैं और शासन स्थापित करते हैं। वहां के राजा, रजवाड़े, नवाबों का क्या हुआ उसकी बात छोड़िए, वहां के ग्रामीण व्यवस्था को, वहां के राजस्व व्यवस्था को, वहां के भू व्यवस्था को इस तरीके से परिवर्तित करते हैं कि गांव की जो पूर्व की सारी स्थितियां थी वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन बंगाल में इनको यह अनुभव हो जाता है कि इस मराठी कानून से अगर एक बार हम कर फिक्स कर दें जिसको बढ़ाया नहीं जा सका, जैसा कि बंगाल में जमींदारी से किया गया था, अगर वैसा किया जाता है तो आगे चलकर जब बाजार में तेजी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, मूल्यों के दाम बढ़ेंगे, तो पूरे भारत में ऐसा होने से अंग्रेज सरकारी आय तो बढ़ेगा नहीं, सरकार के कर में तो इजाफा होगी नहीं। तो इसके लिए ये लोग पश्चिम भारत में यानी महाराष्ट्र, गुजरात, और पहले तो महाराष्ट्र और गुजरात एक ही प्रांत था ना, तो वहां पर ये क्या करते हैं कि एक नई कर व्यवस्था लागू करते हैं। वहां जमींदारी व्यवस्था लागू नहीं करते, वहां ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये रैयतवाड़ी क्या है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसमें क्या होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर तो निर्धारित किए गए, भूमि का सर्वेक्षण किया गया और इस पर एक कर निर्धारित कर दिया गया और यह कर काफी ऊंचे दर पर था, तो ऊंचे दर पर कर दिया गया। और जमींदारों के विरुद्ध यहां नीलामी नहीं की, बल्कि अंग्रेजों ने अपने कारिंदों को रखकर, अपने वेतन भोगियों को रखकर इनसे, रैयतों से कर वसूली का काम करना शुरू कर दिया। तो ये काफी ऊंचे दर थे। तो ऊंचे दर थे, अब क्या होता था कि किसान अगर फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में या किसी और परेशानी के कारण से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पाता, कर चुकता नहीं कर पाता, तो जब कर ये चुकता नहीं कर पाता है तो इसके पास कर्ज लेने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो ये क्या करता है, साहूकारों के पास जाता है, साहूकारों से ऋण लेकर, ये जोतेदार हूं, साहूकार हूं, या जो ब्याज का धंधा करने वाले लोग थे, ब्याज के माध्यम से लोगों के शोषण करने वाले लोग थे, उनके पास जाता है और ले लेता है। अब ये तो कम पढ़े लिखे लोग थे, अब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो ऋण दिया कुछ, और क्या हुआ कि जो बंध पत्र बनाया उससे दुगनी तिगनी चौगुनी राशि का बना लिया। और ये जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, जो किसान है, वह ऋण देते जाता है लेकिन कभी समाप्त होने का नाम नहीं। ब्याज का दर भी इतना ऊंचा रखा और तरह तरह
बाद में तो क्या करने लगे, जब वह ऋण चुकता करने में पूरी तरह असफल हो जाता है तो क्या करते हैं, उसकी भूमि पर ही कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी। अब बढ़ रही थी तो ऐसे में होगा क्या। और दूसरा काम क्या हुआ कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में यानी दक्कन इलाके में क्या हुआ कि एक परिवर्तन आया। परिवर्तन ये हुआ कि ब्रिटिश कंपनियों को मिलने वाला कपास का फसल अमेरिका से जो मिलता था उसमें कमी आने लगी। तो कमी आने लगी तो अंग्रेजों ने हर संभव प्रयास किया कि नहीं भाई, हमारे वस्त्र उद्योग पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेज वैकल्पिक सप्लायर्स, कॉटन सप्लायर्स की तलाश में थे। तो उन्हें पता था कि भारत का यह दक्कन का इलाका कपास की खेती के लिए क्या है कि बड़ी अनुकूल है। तो उन लोगों ने तमाम तरह के वो उपाय किए जिसमें किसानों को कपास या नकदी फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। यहां तक कि एडवांस में उसको पैसे भी देने लगे। यहां तक रिपोर्टों में कहा जाता है कि भाई इन लोगों ने क्या किया कि 1 एकड़ पर 100 रुपया एडवांस दे। अब क्या हुआ, किसानों को तो पूंजी तो मिल गई, अब उसके बीज के लिए, खाद के लिए या खेती करने के जो और भी खर्च होते उसके लिए पैसे हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन कपास की खेती से होने वाला लाभ भी बढ़ा, तो किसान खुश थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब अमेरिका में शांति स्थापित हो गई तो उस शांति स्थापित होने के बाद क्या होने लगा कि फिर से अमेरिका से कपास आने लगा। तो भारत में कपास की मांग गिर गई। अब लोग यहाँ तो कर्ज ले लेकर खेती कर चुके थे, एडवांस लेकर खेती कर चुके थे, उन्हीं के शर्तों पर उन्हें कपास बेचना था। तो नतीजा क्या था कि किसानों के सामने फिर एक बार समस्या आ गई। तो इनके पास ऋण लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता था नहीं, तो ये ऋण ले लिया। अब क्या हुआ कि जब सधता नहीं है ऋण और ये साहूकार उसका बुरी तरह, बड़ी निर्ममता पूर्वक शोषण करने लगे तो किसानों को गुस्सा आ गया। तो किसानों को जब गुस्सा आ गया तो वो क्या हुए कि पुणे में इन साहूकारों के जो उनके दुकान थे, जो उनके गोदाम थे, उस पर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद वहां जो भी सामग्री मिली, जो अनाज मिले, जो धन संपत्ति मिली, जो कागजात मिले, सबको लूट लिया और उसके बाद उसमें आग लगा दी। यहां तक कि उनके घर तक पहुंच गए और घर तक पहुंचने के बाद कहा कि मैंने जो तुम्हारे पास गिरवी रखी है या जो बॉन्ड दिया है या जो कागजात बनाए हैं, मेरा कागजात वापस करो। तो अब साहूकार जिस इरादे से, जिस लार के इरादे से, जिस शोषण के इरादे से उसने ऐसा कुछ किया है तो वह आसानी से देने वाला तो है नहीं। नतीजा क्या हुआ कि इस उग्र और क्रूर भीड़ ने क्या किया, उनके घरों तक में आग लगाना शुरू कर दिया। अब भागे भागे इनको शरण लेने की नौबत थी और ब्रिटिश सरकार के लिए भी एक समस्या थी। ये दंगा पूरी तरह भारत ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड तक में यह चर्चा का विषय बन गया। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को इसे शांत करने के लिए सेना भी बुलानी, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार इस पर काबू पाया जा सका, स्थिति को सो किया जा सका। लेकिन इस पर बात होने लगी कि भाई क्यों ऐसा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी, अब महाराष्ट्र की जो ब्रिटिश सरकार थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले, वो तो चाहती थी कि इसका लिपि पोती कर दी जाए, इस पर कोई स्पष्ट। लेकिन इंग्लैंड की सरकार में, पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुआ कि आखिर इस पुणे में, महाराष्ट्र में, दक्कन के इलाके में इस प्रकार का दंगा हुआ क्यों, और क्या इस दंगा के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियां जिम्मेवार है। तो इंग्लैंड की सरकार के दबाव में महाराष्ट्र की सरकार ने, या ऐसे कहें कि भारत सरकार के दबाव में, अंग्रेजों की भारत सरकार, कोई भारत की सरकार आज की भारत सरकार नहीं थी, तो महाराष्ट्र सरकार को कहा कि भाई तुम एक आयोग बनाओ और आयोग बनाकर इसकी पूरी तहकीकात करो। और इसके लिए आयोग बनाया गया। आयोग में तमाम चीजों की छानबीन की गई,
जो विक्टिम्स थे उनके स्टेटमेंट्स लिए गए, उनका बयान दर्ज किया गया, कोर्ट कचहरी के जो कलेक्टर्स के रिपोर्ट थे उस पर नजर दौड़ाया गया कि भाई कलेक्टर्स ने समय समय पर अपनी सरकारों को, अपने उच्च अधिकारियों को क्या रिपोर्ट दिए हैं। न्यायालयों में जो आवेदन थे उनको देखा गया। तो इन तमाम तरह की रिपोर्टों का ये जो एक रिपोर्ट तैयार हुआ और उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, उस पर बहस की गई। तो इस रिपोर्ट को हम लोग 5वां रिपोर्ट कहते हैं। तो 5वां रिपोर्ट से ये उसमें न्यायालय कागजात थे, उसमें क्या थे, जमींदारों से प्राप्त लिखा पढ़ी के जो भी दस्तावेज थे वो थे, उनमें साहूकारों से जब्त किए गए जो बंद पत्र थे वो थे। और तमाम चीजों को देखने के बाद ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस दंगे के पीछे कारण क्या था कि साहूकारों का अत्याचार था। इसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कम कर दिखाया गया, उसे बाहर कर दिया गया कि नहीं, अगर साहूकार इस तरह का अन्याय नहीं करते, अगर उनके साथ ये जो खुली लूट थी, जो उनकी चोरी की प्रवृत्ति थी, या छल करना था, या धोखा से उनका शोषण करना था, ये सारे कारण को स्पष्ट रूप से देखा गया कि इसमें वही लोग जिम्मेवार थे। लेकिन इतना तो तय हो गया कि कानून कुछ भी कहे, व्यवस्था कुछ भी कहे, जब जनता को कष्ट होती है, जब आम जन व्यथित होता है, तो वह उस कानून के विरुद्ध, उस सिस्टम के विरुद्ध, उस शासन के विरुद्ध विद्रोह करता है। और नतीजा तो यह हुआ कि उनको क्या करना पड़ा कि ब्रिटिश सरकार को कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा, एक रिलीफ एक्ट लेकर आना पड़ा, एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, कि भाई उसमें क्या होगा कि नहीं, आप इस तरीके से किसी का शोषण नहीं कर सकते, और किसी भी बंद पत्र का, किसी भी कर्ज लेने संबंधी कागजात का अगर वह ब्रिटिश सरकार के कानूनों के अनुकूल नहीं है तो उसका अदालतों में कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार को भी अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का ध्यान देना पड़ा कि अगर जनता आक्रोशित है, अगर जनता दुखी है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यहां तक कि प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, यहां तक कि दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना तक का प्रयोग किया, लेकिन नतीजा यहां तक आ गया। तो अंग्रेजों को तो याद आने लगी कि कहीं 1857 की पुनरावृत्ति न हो जाए। तो वो इस तरीके से ये दक्कन का विद्रोह एक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह अंग्रेजों की नीतियां ने भारत में जो भी व्यवस्था थी, चाहे वह कृषि की व्यवस्था हो, चाहे वो कर संबंधी व्यवस्था हो, चाहे वो लोगों के आपसी संबंध की व्यवस्था हो, किस तरह से उसको प्रभावित कर रही थी। और यह प्रभाव सकारात्मक भी नहीं था, पूरी की पूरी तरह नकारात्मक प्रभाव था। तो हम इस बात से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।